बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द मिनट हैंड ऑफ योर रिस्ट वॉच। कि जो घड़ी होती है, घड़ी में जो मिनट वाली सुई है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो हम ये जानते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है अल्फा इक्वल टू ओमेगा ओवर टी, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो जो मिनट हैंड है वो कॉन्स्टेंटली मूव करती है, यानी कि कंप्लीट करती है 1 फुल रोटेशन एवरी आवर। हर घंटे बाद एक कंप्लीट रोटेशन कर जाती है। इसका मतलब ये है कि वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इस केस में 0 होगा कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, तो ओमेगा 0 होगा। जो ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द फॉलोइंग एंगुलर क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये जो एंगुलर क्वांटिटीज हैं इनको हमने डिफाइन करना है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की सबसे पहले बात करें तो चेंज इन एंगल ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कि किसी भी बॉडी के जो एंगल में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल एंगुलर पोजीशन उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं, और इसका फार्मूला हमारे पास होता है डेल्टा थीटा इक्वल टू थीटा एफ माइनस थीटा आई। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। के टाइम के साथ साथ कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी का नाम देते हैं, और इस केस में ओमेगा इक्वल आ जाता है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी के। इसके बाद तीसरा जो हमने डिफाइन करना है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। कि टाइम के साथ साथ जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आता है उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, अल्फा इक्वल होगा डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी के। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द रिलेशन बिटवीन। रिलेशन डिफाइन करना है। सबसे पहले लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं। तो लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या रिलेशन है? Linear displacement s along the arc of a circle is directly proportional to angular displacement theta and the radius r of the circle। कि जो linear displacement है जिसको s से डिनोट किया गया है वो किसके इक्वल होता है? angular displacement theta के और radius of the circle के, यानी कि s इक्वल टू r theta। इसी तरह लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो लीनियर वेलोसिटी v जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की along the circumference of a circle वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के एंड द रेडियस r ऑफ द सर्कल v इक्वल टू r ओमेगा के फार्मूले से लिखेंगे। इसी तरह लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो लीनियर एक्सेलरेशन a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड द रेडियस r ऑफ द सर्कल के, यानी कि a इक्वल टू r अल्फा। तो इन तीनों को अगर हम देखें तो लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इज सेंट्रीपिटल फोर्स अ फंडामेंटल फोर्स और ए फोर्स प्रोवाइडेड बाय एनी ऑफ द फंडामेंटल फोर्स? कैन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स? तो इस क्वेश्चन में जो कुछ पूछा गया है उसमें आपको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए? फंडामेंटल फोर्स के बारे में। ऐसा ही है। तो फंडामेंटल फोर्स क्या होती है बेसिकली इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो फंडामेंटल फोर्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल फोर्स बेसिकली कोई भी बेसिक फोर्स होती है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्सेस हैं जो कि ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं कि वो पार्टिकल्स आपस में किस तरह से मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि उन पार्टिकल्स में आपस में कैसी फोर्स अप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले इसमें यह पूछा गया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फंडामेंटल फोर्स है या
फोर्स प्रोवाइड बाय एनी ऑफ द फंडामेंटल फोर्स, या किसी भी फंडामेंटल फोर्स की मदद से ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की गई है। कैन एनी कम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, और क्या कोई भी फंडामेंटल फोर्सेस का कम्बिनेशन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास फंडामेंटल फोर्स नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली नेट फोर्स है जो कि टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ होती है। ठीक है, पहले हिस्से में उसने ये कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स फंडामेंटल फोर्स है, तो नो, सेंट्रीपिटल फोर्स फंडामेंटल फोर्स नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली नेट फोर्स है जो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। उसके बाद दूसरा पूछा गया था कि अ फोर्स प्रोवाइडेड बाय एनी ऑफ द फंडामेंटल फोर्स, कि क्या ये फोर्स किसी और फंडामेंटल फोर्स की मदद से प्रोवाइड की गई है। तो यस, एनी कम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस कैन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। यही बात की गई है ना कि कैन एनी कम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। यस, एनी कम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस कैन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स as long as the combined effect of forces acting on an object result in a net force pointing towards the center, कि जितनी भी फंडामेंटल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उन तमाम फंडामेंटल फोर्सेस का जो नेट रिजल्ट है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल हो, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करे, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो फंडामेंटल फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट कर रही हैं। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो एक कार जो है वो कॉर्नर पे टर्न करती है, तो फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स जो है रोड पे वो प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर आर जनरली डबल टायर्स इन हैवी व्हीकल्स ऑन वन साइड ऑफ एन एक्सल। जनरली ऐसा होता है कि हैवी व्हीकल्स जो हैं उनके एक साइड पे हैवी डबल टायर्स होते हैं। Will its moment of inertia be different from that of a single tire? क्या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सिंगल टायर की निस्बत चेंज होगा? तो यस, डेफिनेटली होगा, क्योंकि अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इक्वल होता है I = mr²। अब इसमें मास भी है और रेडियस भी है, दोनों में से कोई एक चीज़ भी इंक्रीज कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इंक्रीज हो जाएगा ना। तो जब डबल टायर यूज़ करेंगे तो इसका मतलब यह है कि मास हमने सिंगल टायर की निस्बत डबल कर दिया, जब मास डबल कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई इट इज बेस्ट टू हैव द ब्लेड्स रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर ए हेलीकॉप्टर हैविंग 2 सेट्स ऑफ डिफरेंट लिफ्टिंग ब्लेड्स, के जो हेलीकॉप्टर होता है उसमें 2 सेट्स लगाए जाते हैं लिफ्टिंग ब्लेड्स के, और वो अपोजिट डायरेक्शंस में क्यों रोटेट कर रहे होते हैं, उनको अपोजिट डायरेक्शन में क्यों रोटेट करवाया जाता है। ब्लेड से मुराद हेलीकॉप्टर के जो पर हैं घूम रहे होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो जब बेसिकली हेलीकॉप्टर का जो मेन रोटर स्पिन करता है तो उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर भी रोटेट कर सकता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि अगर सिंगल साइड पे जो हैं उसके ब्लेड्स वो टर्न करें तो उसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, उस हेलीकॉप्टर को अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करवा सकता है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए 2 सेट्स लगाए जाते हैं लिफ्टिंग ब्लेड्स के, जो कि अपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट कर रहे होते हैं। तो उनकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर जो है वो अनकंट्रोलेबली स्पिन नहीं करता। और इसके साथ साथ इस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाने से, रोटेट करवाने से एक और फैक्टर ये भी होता है कि जो हेलीकॉप्टर है वो स्टेबल रहता है, उसकी एफिशिएंसी जो है लिफ्ट करने की एफिशिएंसी वो इम्प्रूव होती है और वाइब्रेशंस जो हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए डायमीटर ऑफ अर्थ becomes half and there is no change in its mass, what effect will be there on the rotational speed of earth around its own axis? के डायमीटर अर्थ का अगर हाफ कर दिया जाए और उसके मास में कोई चेंज ना हो तो व्हाट इफेक्ट विल बी देयर ऑन रोटेशनल स्पीड, रोटेशनल स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अर्थ की रोटेशनल स्पीड पे।
तो अगर हम रोटेशनल स्पीड ओमेगा की बात करें तो वो हम जानते हैं L इक्वल होता है आई ओमेगा के, और इस रिलेशन से ओमेगा इक्वल आ जाएगा L ओवर आई के। अब क्या है अर्थ है, अर्थ से मुराद स्फीयर है। स्फीयर क्योंकि अर्थ की शेप स्फेरिकल होती है तो अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई इक्वल टू 2/5 mr²। तो ये वाला आई की जगह पे पुट करेंगे तो ओमेगा इक्वल आ जाएगा L ओवर 2/5 mr²। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओमेगा इक्वल आ जाएगा 5L ओवर 2 mr² के। अब हमें ये कहा गया है कि डायामीटर हाफ कर दिया जाए। डायामीटर हाफ करेंगे तो डेफिनेटली उसका रेडियस भी हाफ हो जाएगा। तो न्यू रोटेशनल स्पीड क्या हो जाएगी, ये हमें कंडीशन दी गई है कि इफ द डायामीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ, डायामीटर को हम हाफ करें यानी कि रेडियस हाफ हो जाएगा, तो ओमेगा प्राइम इक्वल हो जाएगा 5L डिवाइडेड बाय 2m, जो रेडियस था उसको हाफ कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ना तो 1/4 हमने बाहर लिख दिया, बाकी 5L ओवर 2 mr² आ गया। तो ओमेगा प्राइम इक्वल आ जाता है 1/4 ओमेगा के, यानी कि जो न्यू रोटेशनल स्पीड है वो 4 टाइम्स होगी ओरिजिनल स्पीड के। ठीक है, यानी कि अगर अर्थ का डायामीटर जो है वो हाफ कर दिया जाए और उसका मास चेंज ना किया जाए तो उस केस में जो न्यू एंगुलर वेलोसिटी होगी वो 1/4 ऑफ द ओरिजिनल एंगुलर वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डज इन सर्कुलर मोशन एट टेंजेंटियल एक्सेलरेशन कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी बट नॉट इट्स डायरेक्शन। कि सर्कुलर मोशन में जो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन है वो मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी का चेंज कर सकता है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। तो बेसिकली सबसे पहले जो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन है उसकी अगर बात की जाए तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो आप ये देख सकते हैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इन सर्कुलर मोशन वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। तो ये ब्लू एरोज से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन शो किया गया है, रेड एरोज से वेलोसिटी की डायरेक्शन शो की गई है। तो सर्कुलर मोशन में जो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन है वो अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ होता है। तो वो क्या करेगा, चेंजिंग द स्पीड, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करेगा विदाउट अफेक्टिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन को अफेक्ट किए बगैर। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंज्ड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की वो कौन चेंज करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज कर रहा होता है। which acts towards the center of the circle. Thus, tangential acceleration alters the magnitude but not the direction of the velocity. टेंजेंटियल एक्सेलरेशन से क्या मुराद है, वेलोसिटी है ना, इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, अब ये जो एक्सेलरेशन है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या काम करता है, सिर्फ वेलोसिटी को चेंज करेगा, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन चेंज करता है। टेंजेंटियल एक्सेलरेशन कौन सा है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में टेंजेंटियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, जो कि ये एरो ऑरेंज एरो से शो की गई है। ठीक है, ब्लू एरो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है और टेंजेंटियल एरो, ये जो पिंक एरो है ये टेंजेंटियल एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन को चेंज करता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है, और टेंजेंटियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की स्पीड को चेंज करता है, वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डज यूजुअली द वैल्यू ऑफ आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज स्मॉलर देन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो नॉर्मली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम क्यों होती है। तो बेसिकली आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से क्रिएट होती है। उसका फार्मूला हमारे पास है AC इक्वल टू V² ओवर R। अब इस केस में वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए और रेडियस मिनिमम होना चाहिए। तो ज़्यादातर जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी सिनेरियोज होते हैं, जैसा कि हमारे पास रोटेटिंग स्पेस स्टेशन है, उसमें रेडियस R जो है वो लिमिटेड साइज रखा जाता है स्ट्रक्चर का, और मोशन सिकनेस और जो डिस्कम्फर्ट है उसका ख्याल रखते हुए, यानी कि जो अंदर एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको मोशन सिकनेस ना हो जाए या वो डिस्कम्फर्ट
फील ना करें, उसके लिए जो टेंजेंटियल वेलोसिटी है उसको भी हमें लिमिटेड रखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर वेलोसिटी हम हाई कर देंगे एक्सेलरेशन हाई प्रोड्यूस करने के लिए, एक्सेलरेशन हाई से मुराद ग्रेविटी की वैल्यू हाई पर, आर्टिफिशियल ग्रेविटी हाई प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम वेलोसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस कर देंगे तो उससे एस्ट्रोनॉट्स इफ़ेक्ट्स होंगे, और इसी तरह जो रेडियस है वो भी हम मिनिमम रखने के चक्करों में स्पेस स्टेशन को बिल्कुल नैरो तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर मशीन है, एस्ट्रोनॉट्स हैं, और भी काफ़ी कुछ हो सकता है, तो वो सारा सिस्टम उसका भी ख्याल रखना होता है। तो हर एक चीज़ की प्रॉपर एक वैल्यू होती है। उस मशीनरी का इफ़ेक्ट है, उसको मैन्युफैक्चरिंग इफ़ेक्ट है कि जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी है वो हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाई इज गैरोस्कोप यूज्ड इन एरोप्लेन्स। गैरोस्कोप एरोप्लेन्स में किस लिए यूज़ किया जाता है? तो गैरोस्कोप होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में आपको बता दिया जाए। ये हमारे पास गैरोस्कोप होता है जिसमें इसके डिफरेंट पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले एटीट्यूड इंडिकेशन के लिए कि जो एरोप्लेन है वो कितनी हाइट पे मौजूद है, ठीक है, कितनी हाइट पे एरोप्लेन मौजूद है, उसके लिए गैरोस्कोप यूज़ किया जाता है। दूसरा इसका यूज़ क्या है? नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम क्या है? जिस तरह के हम मोबाइल से चेक करते हैं कि लोकेशन हमारी क्या है, तो इसी तरह गैरोस्कोप लोकेशन चेक करने के लिए फाइंड किया जाता है, या अर्थ पे हम पोजीशन क्या है उसके लिए नेविगेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है। डायरेक्शन यूज़ करने के लिए गैरोस्कोप यूज़ किया जाता है। तो ये एरोप्लेन के अंदर मौजूद होता है जिसकी मदद से एरोप्लेन की पोजीशन या डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फाइंड किया जाता है, पाथ की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। उसके बाद तीसरा इसका बेनिफिट क्या है? स्टेबिलिटी। गैरोस्कोप जो है वो स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है, और इसकी मदद से स्टेबिलिटी से एरोप्लेन का स्टेबल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसके लिए गैरोस्कोप यूज़ किया जाता है जो कि इसको एरोप्लेन को स्टेबल होने में काफ़ी मदद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ द रोटेशन ऑफ ए फ्लाई व्हील हेल्प्स टू इवन आउट द पावर डिलीवरी फ्रॉम द इंजन। जो रोटेशन है फ्लाई व्हील की वो कैसे हेल्प करती है इवन आउट द पावर डिलीवरी फ्रॉम द इंजन, जो इंजन से पावर डिलीवरी हो रही होती है। बेसिकली फ्लाई व्हील स्मूथ्स आउट पावर डिलीवरी बाय स्टोरिंग एक्सेस एनर्जी एंड रिलीजिंग इट व्हेन नीडेड। जो एनर्जी स्टोरेज होती है फ्लाई व्हील में वो कैसे होती है? पहले ये क्या काम करता है? एनर्जी स्टोर करता है। व्हेन इंजन पावर आउटपुट एक्सीड्स द डिमांड, कि इंजन पावर आउटपुट जो है वो डिमांड से ज़्यादा हो गई है, तो फ्लाई व्हील एब्जॉर्ब्स द एक्सेस एनर्जी एंड स्टोर इट एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो फ्लाई व्हील क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जो एक्सेस एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की सूरत में स्टोर करना शुरू कर देता है। उसके बाद दूसरा वो क्या काम करता है? एनर्जी रिलीज। व्हेन इंजन पावर ड्रॉप्स बिलो डिमांड, जब इंजन पावर की डिमांड जो है वो बिलो हो जाती है, फ्लाई व्हील रिलीजेज इट्स स्टोर एनर्जी। इंजन पावर जो है ना वो ड्रॉप कर जाता है डिमांड से, यानी कि जितनी डिमांड चाहिए उससे कम पावर प्रोड्यूस हो रही है, तो उस केस में फ्लाई व्हील जो है वो रिलीज करता है स्टोर्ड एनर्जी। किसके लिए? ताकि कंसिस्टेंट पावर आउटपुट रहे। यानी कि जब डिमांड ज़्यादा थी, डिमांड जो थी डिमांड से ज़्यादा पावर जनरेट हो गई, तो उसने पावर स्टोर कर ली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की सूरत में। और जब डिमांड ज़्यादा थी और पावर कम प्रोड्यूस हो रही थी, तो वो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसने स्टोर की थी वो एनर्जी रिलीज करता है, जिसके नतीजे में जो पावर है आउटपुट पे वो कंसिस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो ये प्रोसेस क्या करता है? इफेक्टिवली जो इंजन पावर में फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से जो पावर डिलीवरी है वो स्मूथली होती है। तो यहाँ तक इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।